अब महापंडित संजय कुमार की भविष्यवाणी, क्योंकि संजय जी देखिए देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, सीएसडीएस से ताल्लुक रखते हैं, सब जगह सोशल मीडिया में, मीडिया में उनकी टिप्पणियां छाई रहती हैं, उनका विश्लेषण, उनके आंकड़े, सब लोग उनको कोट भी करते हैं। इसीलिए पिछले 2-3 महीने से जब भी मैंने संजय जी से पूछा है आपकी भविष्यवाणी क्या है, वो कहते हैं कि अभी जरा रुकिए, बहुत संभल कर, बहुत सोच समझ कर, हवा के रुख को देखकर कुछ कहना चाहते हैं। इस बार संजय जी, अब जबकि चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गया है, तो संजय जी कहते हैं एनडीए बहुत मजबूत है, अब यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जब ताकत और कमजोरी मैंने संजय जी से पूछा तो संजय जी कहते हैं, पहले इंडिया गठबंधन के बारे में, वो कहते हैं ताकत है इंडिया गठबंधन का मुद्दों को उठाना जो वो उठाता है, और कमजोरी है कमजोर लीडरशिप इंडिया गठबंधन की। एनडीए में ताकत और कमजोरी, उसके बारे में संजय जी कहते हैं नरेंद्र मोदी ताकत है और कमजोरी जो है वो है बेरोजगारी और महंगाई, यानी मुद्दे। संजय जी मैं यहीं से शुरू करूंगा, आप हमेशा बचते हैं थोड़ा सा आंकड़े वांकड़े देने में, फिर भी अभी किसी स्थिति में है क्या? क्योंकि आपसे पहले विजय त्रिवेदी ने, अनंत विजय ने तो बहुत क्लियर कह दिया 323 से 335। आप किसी स्थिति में है क्या संजय जी? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट आंकड़े देने से मैं परहेज करूंगा, लेकिन अगर मैं स्पष्ट कहूं, जब मैं कह रहा हूं एनडीए बहुत मजबूत है, मजबूत का मतलब है कि चुनाव निश्चित जीत रही है एनडीए। और मुझे लगता है कि अगर आंकड़ों की बात भी करनी हो तो मुझे लगता है कि 2019 में जैसा उनका प्रदर्शन था उससे खराब प्रदर्शन करती हुई मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। स्पष्ट रूप से 2019 के प्रदर्शन से थोड़ा बेहतर ही करेगी, उससे नीचे जाती हुई मुझे एनडीए या बीजेपी दिखाई नहीं पड़ती है। और क्या ये नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने के बाद आपका ये आंकड़ा आपके जहन में आया है कि पिछली बार जितना अब तो हो जाएगा? देखिए, नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ नहीं होते तो एनडीए थोड़ा और कमजोर होता, लेकिन वो कमजोर का मतलब इतना कमजोर नहीं था कि चुनाव हार जाती। नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ आ गए हैं तो एनडीए और मजबूत हो गई है। अगर कोई ये कहे कि नीतीश कुमार के आने के बाद भी एनडीए बिहार में कमजोर है और इंडिया मजबूत है, तो शायद वो उनका विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता। बहुत स्पष्ट है, नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में आने से एनडीए न सिर्फ बिहार में मजबूत हुई है, देश भर में भी एनडीए पहले से मजबूत दिखाई पड़ रही है। क्या नीतीश कुमार ने हवा का रुख देखते हुए संजय जी आपके हिसाब से ये पलटी मारी है क्या? ये तो नीतीश कुमार बताएंगे कि उन्होंने क्या देख के पलटी मारी। हवा का रुख तो लेकिन साफ था। हो सकता है अगर हवा का रुख देख के बदला हो तो मुझे लगता है कि उनका जो निर्णय है वो ठीक है, क्योंकि हवा का रुख बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। हवा का रुख एनडीए की तरफ है, न कि इंडिया गठबंधन की तरफ। तमाम और कारण हो सकते हैं जिसके कारण उन्होंने पलटी मारी हो, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर वो हवा का रुख देख के बदले हैं तो उन्होंने शायद हवा का रुख ठीक भांपा है। ओके, अब जैसे अनंत विजय कुछ इशारा कर रहे थे, हो सकता है कि अभी चुनाव से पहले 1-2 दल और आ जाए। कुछ आरएलडी की तरफ कुछ लोग इशारा करते हैं, कुछ बीएसपी की तरफ इशारा करते हैं, कुछ दक्षिण के कुछ एक दलों की तरफ इशारा करते हैं, कुछ महाराष्ट्र में भी कुछ इशारा करते हैं। आपको ऐसा लगता है अगर हवा का रुख देखते हुए कुछ और एक दल आ जाए एनडीए में तो हैरानी नहीं होनी चाहिए? मानक जी, इस बात पर चर्चा कर पाना बहुत मुश्किल है कि हवा का रुख, देखिए हवा का रुख किधर है ये बहुत स्पष्ट है। अब सवाल है इन पार्टियों जिनका आपने जिक्र किया, इनका अपने जो कहते हैं आइडियोलॉजी में कितनी आस्था है, कितना वो मोदी विरोध में है, कितना वो एनडीए विरोध में है, या कितना वो आप कहें कि सत्ता के साथ आके मलाई खाना चाहते हैं। इन सब चीजों पे निर्भर करेगा। ये तो मैं नहीं कहने की स्थिति में हूं कि कौन सी पार्टी अपना जो स्टैंड है वो बदल सकती है। अभी इंडिया गठबंधन के साथ है, कल एनडीए के साथ आ सकती है, तो किसी एक खास पार्टी के बारे में कह पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर निर्णय उन्हें यह लेना हो कि हवा का रुख जिस ओर है उस ओर जाना है, अगर इसी बात पर निर्णय लेना हो तो मुझे लगता है कई पार्टियों को फिर तो बदलना पड़ेगा या बदल देना चाहिए। संजय जी, याद है पिछले कई महीनों में हमने कई बार चर्चा की और हम चर्चा करते थे कि कौन से राज्य में बीजेपी एनडीए कमजोर है, कौन सी कमजोर कड़ियां हैं उनकी। उसमें हम गिनते थे महाराष्ट्र है, बिहार है, फिर बंगाल है, कर्नाटक है, और 1-2 राज्य हम गिनते थे। ऐसा लगता है महाराष्ट्र सेट कर लिया एनसीपी और शिवसेना तोड़कर, बिहार सेट हो गया, वहां नीतीश कुमार इधर आ गए। 2 सबसे बड़ी कमजोर कड़ी जो थी अब वो न्यूट्रलाइज हो गई तक। मानक जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पिछले कई महीनों से यही चर्चा हो रही थी कि भाई 2024 के चुनाव में कौन से राज्य हैं जिस पर नजर टिका के रखने की जरूरत है। महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटका है, ऐसे 2-3 और राज्यों का जिक्र होता था, बंगाल का जिक्र होता था। लेकिन एक एक करके अगर आप देखें तो इन राज्यों में
जितनी कमजोर एनडीए पहले दिखाई पड़ती थी, उससे आज एनडीए ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है और इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप कर्नाटक की बात करें तो बीजेपी ने अपना गठबंधन बना लिया। बिहार की बात करें तो इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया और एनडीए मजबूत हो गया। महाराष्ट्र में अभी भी सारा उथल पुथल चल रहा है। बंगाल की बात करें, बीजेपी जहां थी वहां टिकी हुई है, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर में उथल पुथल है, उससे बीजेपी हाँ, को अभी बड़ा वो ये घोषणा भी तो हो गई संजय जी कि सीए आने वाला है और बंगाल को देखते हुए लगता है कि बड़ा मुद्दा बन जाएगा वहां। वो जब आएगा तो फिर एक और चर्चा कर लीजिएगा, उसके बारे में अभी क्या चर्चा करें। सीए आएगा तो निश्चित रूप से एक और मुद्दा होगा जो एनडीए के पक्ष में जाएगा और वो इंडिया गठबंधन को और एक तरह से उनके लिए और मुश्किलें पैदा करेगी। ओके संजय जी, आपका अनुभव, आपका विश्लेषण क्या कहता है? राम मंदिर इस बार खुलने के बाद जब लाखों लोग रोज जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, उससे बीजेपी को इस चुनाव में कुछ फायदा होगा क्या? और जब पहले ये मुद्दे उठे हैं, 2014 का चुनाव राम मंदिर पर बीजेपी ने नहीं जीता। 2014 का चुनाव एक तरह से भ्रष्टाचार और महंगाई पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और एक तरह से एक्सपेक्टेशन कि नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, तो उनके चेहरे पर उन्होंने जीता। 2019 का चुनाव भी मंदिर का मुद्दा नहीं था, या आप यूं कहें हिंदुत्व का मुद्दा मैं नहीं मानता। 2019 के मुद्दे में बालाकोट पुलवामा एक बड़ा मुद्दा था। ये पहला चुनाव मुझे 2024 का दिखाई पड़ रहा है जिसमें बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने के लिए तैयार है। तैयारी पूरी हो चुकी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। देश में एक उत्साह है। अब ये जरूर है, लोग कहते हैं कि दक्षिण में उत्साह नहीं है, उत्तर में बहुत ज्यादा उत्साह है और इससे बीजेपी का वोट कंसोलिडेट हो रहा है। ये मानना, अब मैं नहीं मानता कि इस बीजेपी को कहीं किसी भी प्रकार से नुकसान हो रहा है। तो बीजेपी का तो वोट कंसोलिडेट हो रहा है और उनको इस बात से 2024 के चुनाव में निश्चित फायदा होगा। हाँ नहीं, लेकिन संजय जी 90s में याद करिए ना, 2 सीटों वाली बीजेपी 180 पे आई थी। उसके बाद से अब विपक्ष ये कहता है कि अब इस मुद्दे में कुछ दम बचा नहीं है। क्या इस बार वाकई इस मुद्दे की भी अग्नि परीक्षा होगी कि राम मंदिर या ये जो इतना बड़ा मुद्दा है इसमें कितना जूस बचा है, अगर पॉलिटिकली कहें तो? मानक जी, मैं यही कह रहा था कि इस मुद्दे को अभी तक अच्छी तरह से बीजेपी ने नहीं भुनाया था। जैसा मैंने कहा, 2014 का चुनाव तो एक तरह से महंगाई पर लड़ा गया था। दूसरा 2019 का चुनाव में पुलवामा बालाकोट था, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल प्राइड, तमाम तरह के मुद्दे थे। ये 2024 का चुनाव है जिसमें आप कहें कि पूरी तरह से इस मुद्दे का निचोड़ इसमें दिखाई पड़ेगा। तो मैं तो यही मानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे को पहले बीजेपी ने भुना लिया और इस चुनाव में लोग इस पर वोट नहीं करेंगे। मुझे लगता है इस मुद्दे पर पूरी गोलबंदी होगी और लोग बड़े उत्साह से बीजेपी के पक्ष में 2024 में वोट करेंगे। ओके संजय जी, जरा आपके हिसाब से और आपकी निजी दिलचस्पी संजय जी, कौन से राज्यों में है, 3, 4, 5 राज्यों में जहां आपको लगता हो कि इस बार यहां पर बड़ा कड़ा टक्कर या दिलचस्प हो सकता है देखना? मानक जी, बहुत मुश्किल है उन राज्यों को छांटना जहां पर बहुत कड़ा टक्कर और बहुत दिलचस्प होगा। अगर आप राज्यों की चर्चा करें तो बंगाल हो सकता है, हाँ। कड़ा मुकाबला होगा, दिलचस्प होगा। उड़ीसा हो सकता है, कड़ा मुकाबला, दिलचस्प हो सकता है। शायद कर्नाटक हो, कर्नाटक में भी दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। कुछ हद तक तेलंगाना हो सकता है। बिहार में अब मुकाबला मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प उस नजरिए से कि कितना एडवांटेज बीजेपी को या एनडीए को और कितनी मजबूत इंडिया गठबंधन दिखाई पड़ती है। बिहार में तो ये देखना होगा कि महाराष्ट्र एक राज्य होगा जहां अभी भी दिलचस्पी बनी हुई है। लगता है कि मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला। तो मैं अगर इन राज्यों को दोबारा कहूं, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना और कुछ हद तक महाराष्ट्र, इन राज्यों को अगर छोड़ दें तो मुझे लगता है कि या तो कुछ ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी का वर्चस्व नहीं है, तेलंगाना जैसे, अगर तमिलनाडु की बात करें तो दिलचस्पी उस सेंस में नहीं है कि बीजेपी मुकाबले में नहीं है। केरल में बीजेपी मुकाबले में नहीं है। बाकी राज्यों में और अगर हम एक तरफा देखें, गुजरात और यूपी या हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों को देखें तो वहां भी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो भी एक तरफा जाएगा।